रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हमारे सभी साथियों के साथ हम अभी तक की हर बड़ी खबर लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। हम आपको बताएंगे कि तेलंगाना में किस तरह से मतदान चल रहा है और उसकी रफ्तार ठीक ठाक है। अब इंतजार 5 राज्यों में चुनावी परिणाम को लेकर है, उसका आज के बाद शुरू हो जाएगा। हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान से किस तरह से लौट कर आई अंजू अब अपने बच्चों को लेकर क्या वापस पाकिस्तान जाएगी। लेकिन फिलहाल बात तेलंगाना की करें। 119 सीटों पर मतदान के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं और दोपहर 1 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वो 37% है, यानी कि 36.68। तेलंगाना में ये एक बयान आया है और वो बयान इस तरह का आया है कि किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेंगे वोटर, तो कांग्रेस कह रही है कि 100% हम सरकार बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि अब दोनों दल एक दूसरे पर ये अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो मतदान लगातार इस समय भी चल रहा है और जो रफ्तार है वो ठीक ठाक बताई जा रही है। तेलंगाना में वोटिंग के 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। हालांकि कुल 119 सीटों के लिए 2290 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूं, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाए, अच्छे पार्टी को चुने, वो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के विकास के लिए काम करे, वही सरकार आना चाहिए। इसके लिए आम जनता सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कुछ भी करता है, कांग्रेस पार्टी कितने भी गिरावट जाकर इलेक्शन प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार के ऊपर जनता विश्वास नहीं करना चाहिए। 4 करोड़ तेलंगाना जनता शुभ होना है। 10 साल केसीआर सरकार में यहाँ के किसान युवता बहुत सारे दिक्कत उठाए। इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है, जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे। इस चुनाव में अच्छा नई सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे। तो हर पार्टी जो है वो पूरा दमखम अपने दिखाते हुए, हालांकि सुबह से ही मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। अब अगर आपको हम जल्दी से दिखाएं, तेलंगाना विधानसभा कुल सीट 119, 2018 के नतीजे देखें तो कांग्रेस का वोट शेयर 28.43%। वहीं अगर हम बीआरएस का देखें तो 46.87%, एआईएमआईएम का 2.17%। तो ये 2018 के नतीजे रहे हैं 119 सीटों पर। अगर हम देखें तो यहाँ बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन दावा इस बार बीजेपी का भी है। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, बीआरएस को 88, एआईएमआईएम को 7, टीडीपी को 2। तो ये तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पिछले परिणाम है, लेकिन इस बार किसके साथ जनता जाती है ये आज ईवीएम में कैद हो रहा है और मतदाता सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। पिछली बार बीआरएस जो है वो सबसे ज्यादा सीट हासिल करते हुए 100% confident we'll win all the 4 states. 4 means including Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and 1 will be in fighting that northeast. मैं यही अपील करना चाहता हूं, एक अच्छे व्यक्ति को चुनाए, अच्छे पार्टी को चुने, वो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के विकास के लिए काम करे, वही सरकार आना चाहिए। इसके लिए आम जनता सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कुछ भी करता है, कांग्रेस पार्टी कितने भी गिरावट जाकर इलेक्शन प्रचार करके लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार के ऊपर जनता विश्वास नहीं करना चाहिए। Ultimately, people supported BRS and this time also we believe people will support BRS.
तो ये घमासान आप देख रहे हैं तेलंगाना का ये पूरा चुनाव। चलिए अपूर्वा का रुख करेंगे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा, अभी किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और कई जगह हमने छिटपुट हिंसा की भी खबरें सुनी है, कितने वोटिंग परसेंटेज हो चुका है, ये जमीन पर क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, दर्शकों को अपडेट करें। अगर हम देख सकते हैं फिलहाल 1 PM तक हमारा जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है तेलंगाना में ये है तकरीबन 36.68% है 1 PM तक का जो पोलिंग परसेंटेज है। और इस पोलिंग परसेंटेज में हमें ये भी दिखाई जा रहा है कि आदिलाबाद का डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रतिशत का वोटिंग परसेंटेज हुआ है। हम इधर फिल्मनगर में हैं, आप जैसे मेरे कैमरामैन पैन कर सकते हैं तो हम देख भी सकते हैं कि जिस तरह से कई सारे लोग अभी भी वोटिंग के लिए खड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है हैदराबाद और तेलंगाना के लिए पूरा तो हम बोल सकते हैं कि ये कम ही है वोटिंग परसेंटेज। फिर भी लोग और नेता ये मानते हैं कि शाम 5 बजे जब तक वो वोटिंग क्लोज हो जाता है बूथ, तब तक वो बढ़ता ही जाएगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी जब वोटिंग हुई थी यहाँ पे काउंटिंग ऑफ वोट भी हुआ था, उस टाइम पे भी ऐसे ही बिल्कुल अपूर्वा, आप नजर बनाए रखें। लगभग 37% आप बता रहे हैं कि अभी तक वोटिंग परसेंटेज अपडेट्स के लिए लौटेंगे। लेकिन अब आपको देते हैं बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी तो रिजल्ट आने में समय, लेकिन उससे पहले एक बड़ा बयान दिया है कि अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बहुत बड़ा बयान है जो कि अशोक गहलोत ने दिया है और अशोक गहलोत ने ये अहम बयान नतीजों से ठीक पहले दिया है जिसमें वो कई सारी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर धर्म का कार्ड चला तभी हम हारेंगे, वरना धर्म के अलावा अगर कोई भी विषय होगा, कोई भी मसला होगा जनता के लिए, तो उस विषय पर हमारी जीत तय है। अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हमारी सरकार, अन्यथा बीजेपी की। तो बीजेपी ने तनाव फैलाने की पूरी कोशिश की है। यह भी गहलोत ने साथ साथ कहा कि धर्म का कार्ड चला गया है, कि अगर वो कार्ड चल गया तो फिर जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। अशोक गहलोत आश्वस्त तो हैं, लेकिन कह देते हैं अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना पर देखिए क्या जाति बताई है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो 4 जाति हैं सिर्फ। सबसे पहले गरीब। जो जातीय जनगणना की बात शुरू हो रही है, बिहार में हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में मांग उठ रही है, कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, तो गरीब के बाद नौजवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक दांव चला है बहुत बड़ा, और उन्होंने कहा है कि जाति में आप देश को क्यों बांट रहे हो, मेरे लिए तो 4 जातियां हैं, तीसरी महिला है, गरीब है, नौजवान है, महिला है, और उसके बाद एक जाति और किसान, यानी कि गरीब, नौजवान, महिला और किसान। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए। विकसित भारत का संकल्प
4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। तो जाति जनगणना दरअसल ऐसा मुद्दा जो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और सरकार को इस पर घेरा भी जा रहा है। अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मंत्री इस पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। जाति जनगणना पर यूपी सरकार का बड़ा बयान, योगी के मंत्री ने बयान दिया विधानसभा में और उन्होंने कहा कि प्रदेश संविधान से चलता है। समाजवादी पार्टी संविधान नहीं मानती है, संसद के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है और जनगणना का अधिकार भारत सरकार को है। बिहार में जातीय जनगणना की बात लगातार उठी और उसको लेकर लगातार निशाना भी साधा गया, जिस पर अब यूपी सरकार का ये बड़ा बयान कि ये प्रदेश संविधान से चलता है। समाजवादी पार्टी संविधान नहीं मानती है, लेकिन देश जो है वो संविधान से चलेगा। जाति जनगणना पर यूपी सरकार का ये बड़ा बयान सामने आया है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समर्थ, कुल मिलाकर जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको एकदम फ्रंट पर रखकर विपक्ष जो है निशाना साध रही है और अब बैटिंग के मूड में भी नजर आ रहे हैं जो तमाम नेता हैं यूपी सरकार के। बिल्कुल अर्पिता, जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इवन बहुजन समाज पार्टी हो, इन सभी दलों ने रूलिंग पार्टी बीजेपी को घेरा हुआ है। मसला ये है कि बीजेपी में भी जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी इसके हक में हैं, फिर चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अपना दल के अनुप्रिया पटेल हो और चाहे और अन्य नेता हो जो कि बीजेपी के साथ अलायंस करके यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना चुके हैं। तो वो इस चीज को नकार नहीं रहे, वो भी कह रहे हैं कि हमको जातिगत जनगणना चाहिए। अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो खुद यूपी के बहुत बड़े ओबीसी चेहरा है, उन्होंने कल विधान परिषद में कहा है कि मैं खुद उसके हक में हूं, लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर निर्णय लेगी। उन्होंने सवाल सपा पे भी उठाए हैं कि आपने अपने शासनकाल में जातिगत जनगणना आप क्यों नहीं लाए? आपके पास जब 5 साल थे, 12 से 17 की सरकार थी, तो आप जातिगत जनगणना आपने क्यों नहीं करवाई? सपा के पास क्या है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, नीतीश कुमार सरकार ने करा दी है, तो वो बार बार उसका उदाहरण देते हैं कि जब बिहार में जातिगत जनगणना हो सकती है तो आखिर यूपी में क्यों नहीं? आज जब सदन में इसको लेकर चर्चा होती है तो यूपी सरकार के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से सवाल होता, वो जवाब में ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना जो है, देश हमारा संविधान से चलता है और प्रदेश
प्रदेश की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह से जातिगत जनगणना कराए, ये काम केंद्र ही करवाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर बैकफुट पर जरूर है, लेकिन बीजेपी को क्लैरिटी इस स्टैंड पर यूपी बीजेपी को फिलहाल इसलिए नहीं है क्योंकि जातिगत जनगणना सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होना है तो वो विपक्षी दल हैं। उनको जो जातियों को लेकर समीकरण है, फिर चाहे आरक्षण की जो मांग तमाम जॉब्स में हो रही है, तमाम चीजों में हो रही है, उन चीजों को लेकर विपक्ष आगे आया है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कल ये भी कहा है कि आरक्षण जो है वो जो जॉब्स हो रहे हैं उनमें भी लागू होना चाहिए। तो उसको लेकर लौटेंगे हम। तो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब जातीय जनगणना को लेकर जो राजनीति है वो चरम पर, कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको सुनाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी है। जब वह सत्ता में थे तो उन्होंने पिछड़ों का कोई ध्यान नहीं दिया है।